अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे फारूक हमीद खान साहब, फैसल शकील साहब, सुहेल भट्टी साहब और सना मिर्ज़ा साहिबा। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज सबसे पहले अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में हुई, इस पर बात करेंगे। जिसके बाद वो खबर ये सामने आई है कि सियासी हलकों में जिस चीज़ का इंतजार था कि चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद कर दिया जाना है, वो खबर सामने आ चुकी है। आज अदालत ने यह वाजे किया है कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में साबिक चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो सियासी हलकों में यह बहस जारी है कि चेयरमैन PTI पर नाअहली की तलवार लटक रही है और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। सवाल इससे जुड़ा हमारा यह है कि क्या साइफर केस अब PTI को मुश्किलात में धकेलने के लिए मजीद आगे बढ़ा है? फारूक साहब, आप ही से पूछ लेती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, लग तो ये रहा है कि जिस तरह केस अब आगे बढ़ रहा है और ये 12 दिसंबर की जो डेट आ गई है फर्द जुर्म की, तो ये मुझे लग रहा है कि अगले चंद हफ्तों में मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अगर जिस तरह वो हेयरिंग्स करेंगे, डे टू डे हेयरिंग्स करें, तो इसका शायद फैसला जो है वो भी सामने आ जाए। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि देखें, ये जो साइफर केस है इसकी अपनी बड़ी यूनिक नौयत है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप नोट करें इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। खासकर जबकि ये कहा गया कि जी ये ट्रायल ओपन ट्रायल होगा, जेल में होगा, जिसमें मीडिया भी होगा और जाहिर बात है वो पाकिस्तानी मीडिया है तो फिर लोकल मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया वो भी जाने की कोशिश करेगा और फैमिली मेंबर्स और पब्लिक। तो ये तो एक लिहाज से अच्छी बात है कि बजाय ये कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आप ओपन ट्रायल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, तो ये कम से कम ये है ये बेहतर है कि ये वहां पे हो रहा है। दूसरी चीज ये है, हमारे लीगल सिस्टम में ये फर्द जुर्म और ये इंडाइटमेंट जो है ना, ये एक बड़ी ट्रिकी सब्जेक्ट है। ये तो हम बड़ा गौर से देखें, खासकर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केसेस चलते हैं तो हम देखते हैं पूरी कोशिश होती है प्रोसिक्यूशन की कि जल्द से जल्द इंडाइटमेंट हो और फर्द जुर्म जो है वो पड़ी जाए मुल्ज़िमान के सामने वगैरह उनको पेश करके। लेकिन जो डिफेंस वाले होते हैं उनकी अपनी हिकमत अमली होती है। अब ये दो हिकमत अमली का मुकाबला है कि कौन अपनी लीगल हिकमत अमली में कामयाब होता है। अपेरेंटली इस वक्त तो प्रोसिक्यूशन जो है वो मुझे लग रही है कि वो कामयाब हो रही है और गो के आपको मालूम है कि डिफेंस वाले भी, मैं एक वीडियो सुन रहा था कि जी देखिए बड़े तरीके होते हैं डिफेंस वालों के भी, देखें जी हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। थोड़ी देर पहले मैं वीडियो देख रहा था आज की उनकी, हमें रिकॉर्ड नहीं पूरा दिया गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। फिर कल को आप सुनेंगे पूरी एप्लीकेशन दायर हो जाएगी किसी हायर कोर्ट में कोई और टेक्निकल नुक्ता, लीगल नुक्ता निकाल के। तो आई डू नॉट रूल आउट दीस थिंग्स। तो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम में ये चीजें पहले भी देखी हैं। अगर आपको याद हो, हमारे मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि वो चले एक्सपर्ट हो गए ऑनली वो ANF एंटी नारकोटिक्स केस में। लेकिन मुझे याद है उनका जो फर्द जुर्म था, पता नहीं कितना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो है फर्द जुर्म ही नहीं हो सकता। सो बहुत कुछ हमारे लीगल सिस्टम में बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं स्टिल ये कहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये अगर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म हो जाती है तो फिर शायद एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी के अंदर डेफिनेटली एक फैसला जो है वो आ जाएगा। सुहेल साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि चेयरमैन PTI की नाअहली हो सकती है साइफर केस में? सना, देखिए हम जो सीक्वेंस को अगर मद्देनजर रखें जिससे ये सारा केस इनिशिएट हुआ, उसके बाद FIR का इंदराज हुआ और FIR के अंदर जिस संगीन नवीयत के इल्जामात उनके ऊपर आयद किए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जिसके अंदर साइफर का जो मिसयूज किया गया और उसके बाद साइफर की गुमशुदगी के मुतालिक FIR का इंदराज किया गया। अगरचे कि उसकी एक कॉपी जो कैबिनेट डिवीजन में जमा की गई हुई थी उस वक्त की कबीना की मंजूरी के बाद, अब वो वजारत खारजा को मिल चुकी है। लेकिन एक कॉपी जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उन्होंने जो हासिल की थी और फिर वो बनी गाला में भी अंडर डिस्कशन आई, वो आज तक नहीं मिल सकी। और उसके साथ उस साइफर का मिसयूज जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से बनी गाला में बैठ के प्लान किया गया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तक के ऊपर जिन मुश्किलात का जिन मुश्किलात का सामना पड़ा, और उसके बाद अल्टीमेटली अब मामला ट्रायल में गया। अगरचे के ट्रायल दरमियान में कोर्ट का फैसला आने के नतीजे में अब दोबारा शुरू होने जा रहा है, 12 को फर्द जुर्म आयद होनी है।
इस सीक्वेंस को मद्देनजर रखें तो कोई ऐसी उसके अंदर अभी तक कोई लकूना सी कोई फुटिंग या ऐसी कोई स्पेस नजर नहीं आ रही जिसमें उनकी कोई बचत हो सके। अब तक के ट्रायल के मुताबिक, अब तक के गवाह, देखिए कोई केस बनता कैसे है, आपके ऊपर इल्जामात लगते हैं, रेलिवेंट कानून के मुताबिक सेक्शन इंपोज होती हैं, एविडेंस कलेक्ट होते हैं, गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाते हैं और उसके बाद ट्रायल चलता है, काउंटर आर्गूमेंट्स होती है, जिरा होती है और उसके बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाना होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देती कि वो बच सके। अल्टीमेटली उनको सजा वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि इस साइफर केस के अंदर उनको सजा का सामना करना पड़ेगा और बड़े संगीन नवैयत के जो उनके ऊपर इल्जामात हैं और जिस सेक्शन के तहत उनका ट्रायल हो रहा है वो बहुत क्रिटिकल है। लेकिन इस टाइप के केसेस के अंदर हम देखते हैं कि इसके बाद चेयरमैन पीटीआई के पास अपील करने का हक मौजूद है। जब आप अपील में जाते हैं, माजी की अगर हम अपनी जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है और जो मुख्तलिफ केसेस रहे, तो एपलेट कोर्ट में जाकर फिर कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि उस वक्त जो डिफेंस होगा दोनों साइड का वो डिफरेंट अंदाज में तो सामने आएगा। एक केस कंक्लूड हो चुका होता है और जो चेयरमैन पीटीआई के वकला होंगे उस वक्त वहां पर अगर किसी जगह के ऊपर इस प्रोसीडिंग्स में या इस इन्वेस्टिगेशन में डिसीजन के अंदर कोई लूप होल रह जाते हैं तो उस बेस के ऊपर जाके एपलेट कोर्ट में जाएंगे तो उसका कहना कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट के स्टेज के ऊपर जहां पर जिस पेस के साथ ये मुकदमा आगे बढ़ा है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं, जिन गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके मुताबिक सजा बिल्कुल सामने वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने इसके अंदर जज ने, रेलेवेंट जज ने इसका फैसला करना है। उसके अंदर जो सजा का तयन कैसे होगा, कितनी मुद्दत की होगी, उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त तक उनकी बचने की कोई सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दे रही। सना, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। पीटीआई चेयरमैन जो कि अब बानी चेयरमैन तो हैं, लेकिन अभी सूरत हाल पीटीआई वकला की ये कह रही है कि गैर आइनी गिरफ्तारी थी इमरान खान साहब की। जो गिरफ्तारी है उनको आइनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं वो साइफर केस को भी लेकर के, उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, उस तरह से स्ट्रॉन्ग ये केस नहीं है, इस तरह से किसी तरीके से नहीं फंसाया जा सकता इमरान खान को इस केस में। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे, आप मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई की बेसिकली मुक्तदर हलकों से क्यों बन नहीं पा रही, क्या वजह है, क्या गैप है? मेरा ख्याल है सना, या तो आपने प्रोग्राम बंद करवाना है या मुझे प्रोग्राम से निकलवाना है। मतलब बड़ा टेढ़ा सवाल आप मेरे पास ही लेके आती हैं। लेकिन नहीं, मैं भी फैसल साहब से भी थोड़ा सा टेढ़ा करूंगी सवाल ये थोड़ा सा टेढ़ा आपसे सवाल। मैं अगर खुल के बात करती हूँ तो चले मुझे इस बारे में खुल के बात कर लेने दें। देखिए, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ बहुत अच्छी बनती थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं 75 साल तारीख देखूं तो वो वाहिद ही सियासतदान है, पहले नहीं बनेगी, इससे लाडला इतने अच्छे एक पेज पे होने की केमिस्ट्री थी। लेकिन इस केमिस्ट्री को किसने जाया किया? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद इस केमिस्ट्री को जाया किया। जितना लेवरेज मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खान साहब को मिला, किसी दूसरी सियासी शख्सियत को नहीं मिला। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि चाहे आप जो मर्जी कर ले, एस्टेब्लिशमेंट की जो लोअर फील्ड्स है, जो लोअर लेवल के लोग हैं, वो आज भी शायद पीटीआई चेयरमैन के बारे में उतना ग्रज नहीं रखते जितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। फारूक हमीद साहब ज्यादा बेहतर इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि खान साहब की पर्सनालिटी का करिश्मा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, है तो कॉन्ट्रोवर्शियल बात, लेकिन मैं जरूर करूंगी कि निकाह के हवाले से डिबेट हो रही है आज पूरा दिन। जो ओन चौधरी साहब है उन्होंने ये कह दिया कि वो कुरान के ऊपर हाथ रख के बता दें। मैं खुद उनकी सैकड़ों मुलाकातें करवाता रहा हूं, ये अदर देन द टॉपिक है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि खान साहब ने आज साफियों से बात करते हुए कहा, मैंने कभी बुशरा बीबी को देखा ही नहीं और मैं कुरान पे भी हाथ रख दूंगा। यानी या तो वो बहुत सच बोलते हैं या फिर वो इतना सफेद झूठ इतनी डिटाई के साथ सच में कन्वर्ट करके बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और वही मसीहा इस कौम के। मैं ये सिर्फ चाहती हूं कि मसीहा का होने का दावा तो सियासतदान करते हैं, लेकिन ये कि अगर खान साहब ने वो दावा किया था तो उसको एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर सके कि एक तो उनको एस्टैब्लिशमेंट ने जो टीम दी थी वो टीम नाकारा थी, फिर ये कि उन्होंने कुछ अपने ही लोगों पर इतना भरोसा किया जिन लोगों ने उनकी कश्ती को डबो दिया, जो कि खुद उनके घर से ताल्लुक रखते थे। इसमें सबको पता है कि बुशरा बीबी ने क्या किरदार अदा किया, उनके जो पूरी उनकी आगे जो कोऑर्डिनेशन करने में उनके जो एजेंट्स थे उन्होंने क्या किरदार अदा किया। ये बात जबान ज़दे आम है, प्रूफ कुछ भी नहीं हुई। प्रूफ तो शायद नवाज शरीफ साहब के करप्शन केसेस भी नहीं हुए। हम आज कहते हैं कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर हिस्ट्री रखते हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन यही
साल पहले तक हम कहते थे कि नवाज शरीफ साहब ने तो पैसा खाया, उन्होंने तो मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो इसलिए आज अगर खान साहब इस फेज में है तो हमें नहीं पता कि कल के बाद हम उनके बारे में क्या राय रखेंगे कि वो बहुत अच्छे सियासतदान थे या उनके साथ ज्यादती हुई। स्टैब्लिशमेंट के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि हम अगर बार बार ये कहते हैं ना कि स्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए सियासत में, तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। जब आपके सियासतदान हुकूमत में आने के बाद हुकूमत करना नहीं जानते तो मजबूरन इदारों को इंटरफेयर करना पड़ता है। जब आपके पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में बैठने के बाद लेजिस्लेशन नहीं कर पाते तो फिर इदारों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब आपके पार्लियामेंटेरियंस को पता होता है कि हमने पैसे लेके या अगली दफा का इलेक्शन की सीट लेके कंटेस्ट करना है कोई इलेक्शन, तो वो गलत वोट भी डाल देते हैं और वो वोट से बायकॉट भी कर देते हैं और वो अपना वोट स्किप भी कर देते हैं। जब ये सारे इलीगल काम सियासतदान करते हैं तो फिर इदारों को और कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है। अगर ये इदारे अपनी अपनी डोमेन में रहें तो ये तभी रह सकते हैं जब हुकूमत और सियासतदान अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके मसाइल हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर आज का भी आप स्टेटमेंट खान साहब का देखें तो उन्होंने कहा जी बुला लो, डोनाल्ड लू को भी बुला लो, साबिक आर्मी ठीक है सना, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे फैसल साहब से जो है वो सवाल करने दीजिए। फैसल साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि हमारे मुल्क में हम बारहा इस पर डिस्कशंस भी कर चुके हैं कि मकबूलियत से ज़्यादा कबूलियत मैटर करती है, मायने ये रखता है कि कबूलियत किसकी है। तो इदारों को आपको लगता है कि थोड़ा इंसाफ से काम लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो ज़ेर ताब है वो पीटीआई है, पीटीआई से जुड़े जो रहनुमा हैं वो तमाम के तमाम हैं, 252 रहनुमा जो कि पार्टी छोड़ भी चुके, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक बयान, लेकिन सर्वेस किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इदारों को थोड़ा जिद छोड़ देनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में अवाम क्या चाह रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? बिल्कुल, इदारों को जो है वो देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इदारे देख भी रहे होंगे और उनके पास भी ये सर्वे आ रहे होंगे, चीज़ें आ रही होंगी, इसीलिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के और मुकदमात बनाए जा रहे हैं और चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि 12 दिसंबर की बात की चार्ज फ्रेम होने की, तो चार्ज तो फ्रेम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो जो प्रोसिक्यूशन चलेगा, जो डिफेंस वाले कहेंगे, तो वो जो है देखते हैं कि वो किस फास्ट ट्रैक पे चलता है। अभी तो ये मुकदमा पूरे का पूरा बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे चलाया जा रहा है और दिखाया ये जा रहा है कि लग भी ये रहा है, जैसे कि फारूक साहब ने कहा कि जनवरी तक इसके नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन ये जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं कि इमरान खान साहब के वकला जो है वो इनके डिफेंस में क्या कुछ कहते हैं। जहाँ तक आपने कहा तहरीक इंसाफ के मुतालिक, तो तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा जो है वो इस वक्त भी ज़ेरे ज़मीन है, कुछ गिरफ़्तार हो गए, टूट फूट का शिकार है पार्टी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस वक्त जो फारूक साहब मैं देती हूँ आपको टाइम, लेकिन मैं फैसल साहब का जरा पॉइंट क्लियर कर लूं जी। वो जो है वो ऐसा दिख रहा है कि वाकई में जो हमारे इदारे हैं उन्हें देखना चाहिए कि ये जो है इस वक्त क्या अवामी राय है और आवाम किस तरह है। और जिस तरह इमरान खान पर जो इल्ज़ामात हैं वो जिस हद तक साबित हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं, उसमें कितना जो है वो इंसाफ किया जाता है, ये भी चीज़ सामने रखती है। जी ठीक है फैसल साहब, पॉइंट क्लियर है। फारूक साहब, आप अपना पॉइंट इस सवाल के साथ जरूर अटैच कीजिएगा कि बल्ला आखिर क्यों हर गुजरते दिन के साथ अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। देखिए, पहले मैं ये जो आप बात कर रहे थे, आई वांट टू कमेंट ऑन इट कि 11 अप्रैल के बाद जो भी हालात हुए, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि चेयरमैन पीटीआई ने वाकई एक बड़ी ठीक है जो हो गया अप्रैल को, लेकिन ही उनकी बड़ी हार्ड लाइन अप्रोच थी टुवर्ड्स द टॉप मिलिट्री लीडरशिप। पिछले साल की बात है, और उसके रिकंसिलिएशन के बड़े एफर्ट्स किए गए एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट, और भी लोग हैं, बड़ी कोशिश हुई, लेकिन रिकंसिलिएशन जो है वो फेल हो गई। और मैं समझता हूँ कि अगर रिकंसिलिएशन वाला अप्रोच अगर इमरान खान साहब रखते हैं तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती, और शायद नौबत 9 मई तक ना आती। 9 मई के बाद खान साहब और पीटीआई they've come to a point of no return, और क्योंकि रेड लाइंस टोटली क्रॉस हो गई थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट नो कि अब ये रिकंसिलिएशन इन हालात में पॉसिबल है या नहीं। आई डोंट नो, बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब लगता है कि केसेस अब तक यहाँ तक जाएंगे दिस वे और दैट वे, तो ये तो जाहिर बात है पार्टी का भी नुकसान है, और ये जो हार्ड लाइन अप्रोच थी चेयरमैन पीटीआई की, मेरा ख्याल है इसने भी हालात को बहुत खराब किया। अच्छा फारूक साहब, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर इदारे डिसाइड कर ही चुके हैं तो फिर सजा में ताखीर क्यों? होप यू गेटिंग माय पॉइंट।
क्या दोबारा क्या क्या कह अगर रहे हैं? इदारे डिसाइड कर चुके हैं, क्या कह रहे हैं? फारूक साहब आपको अगर आवाज मेरी ठीक से आ रही है तो मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर इदारे डिसाइड कर ही चुके हैं तो फिर सजा में ताखीर क्यों हो रही है? नहीं नहीं, देखें, पाकिस्तान का जो लीगल प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, वो तो लीगल प्रोसेस के मुताबिक तो सारा काम चलना है ना। फर्द जुर्म भी होगी, उसके बाद ट्रायल भी होगा, विटनेसेस भी होंगे, तो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड। ये तो नहीं ना कि अगर मतलब रिकंसिलिएशन नहीं हुई है और रेड लाइंस क्रॉस हो गई है, रीच द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो बस जनाब कल सुबह फैसला हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है, प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रिकंसिलिएशन हो जाती, शायद हालात इधर तक ना आते, लेकिन फिर वो उनकी हठधर्मी है और शायद दूसरी साइड जो है वो भी थोड़ा उनमें नरमी आ जाती, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। सुहेल साहब, डील तो ढील के साथ मशरूत है ना, तो ढील तो नहीं मिल रही, डील ना हो रही है, ना हो पा रही है, तो वजूहात क्या है, क्या बैरियर्स हैं जो रास्ते की रुकावट है, ये बता दीजिए। सना देखिए, जो रास्ते की रुकावट होती है ना, वो सियासतदान का, किसी भी सियासतदान का, सियासी जमात के सरबराह का, उसका अपना रवैया, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी हिकमत अमली होती है। ठीक। उसके बाद देखिए, जितनी भी देखिए दो हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके जो सरबराहान होते हैं, वो जितने स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो अपने मुल्क, अपने अवाम की बेहतरी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनकी जो कोशिश क्या होती है, अगर अवाम भी उनका साथ दे रहे होते हैं, तो फिर उस अवाम की पूरी तवानाई को, पूरी एफर्ट को किसी एक जगह पर जाकर उसको ज़ाया नहीं किया जाता, उस पूरी एफर्ट को कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज करते वक्त फिर जो सियासत है उसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपने अपने आप को बंद गली में नहीं धकेलना। आपने जो भी फरूक हमीद साहब ने बात की, आपने वो हार्ड लाइन नहीं लेनी जो आपकी उस तमाम एफर्ट को बेकार साबित कर दे। जितने लोग अवाम आपके साथ हैं, एंड ऑफ द डे वो भी कोई रिजल्ट हासिल ना कर सके, सिर्फ आप कहते रहें जी देखिए मैं कितना मकबूल हूं, मेरी मकबूलियत तो 7वें आसमान तक पहुंच चुकी, तो वो मकबूलियत किसी काम की नहीं है। आपने पॉलिटिकल विजडम के तहत, मामला फहमी के तहत गिव एंड टेक करके उस सारी एफर्ट को कैपिटलाइज करना होता है ताकि मुल्क और अवाम के लिए बेहतरी हो सके। लेकिन यहां पर हमें मामला बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो जिस तरीके से जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंचती हैं, वो सियासी जमातें नहीं ऐसा रवैया इख्तियार करती, सियासी रहनुमा ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करते। वो अगर हम देखें तो ऐसा रवैया अमूमी तौर के ऊपर जो बहुत हार्ड कोर किस्म की तंजीमें होती हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव कुछ और होते हैं, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस मामले के अंदर अवाम की भले सपोर्ट आपको हासिल है, लेकिन वो सपोर्ट कहीं कैपिटलाइज होते हुए दिखाई नहीं दे रही। उल्टा डिसएडवांटेज हो रहा है अवाम को, इस मुल्क के सियासी निज़ाम को, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को, इस मुल्क के मुआशी निज़ाम को। तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? जब आपके पास आपने एक गलती की, आपने दूसरी गलती की, तीसरी गलती, कहीं जाकर आप अपने आप को रिविजिट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ। सना से सवाल करने दीजिए, वेरी शॉर्ट टाइम एक्चुअली कम है। सना, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि नून लीग आगे बढ़कर बात करना चाह रही थी तमाम सियासी जमातों से, इसमें पीटीआई भी शामिल थी, लेकिन ऐसे में बैकफुट पर क्यों नून लीग? देखिए, ये तो बड़ी अजीब और गरीब सी सिचुएशन हो गई है कि मतलब हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। नून लीग ये कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिलना चाहिए। ये इतनी मोहब्बतों के दरिया इसलिए उमड़ रहे हैं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है कि पीटीआई को मौका नहीं मिलना चाहिए। आप आज ये अनाउंस करवा दें एस्टैब्लिशमेंट से कि ठीक है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चली जाए इंतखाबात में, फिर आप पीपल्स पार्टी और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव में यू टर्न देखिएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी। ठीक, पॉइंट आपका क्लियर है सना। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद नून ने अंदरूनी इख्तलाफात किस कदर ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। नून लीग में इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। एक जानिब 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही है नून लीग, लेकिन दूसरी जानिब अपनी ही पार्टी में अपनी ही पार्टी रहनुमाओं की आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक मसला खड़ा हो जाता है नून लीग के लिए। कभी शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो मैदान में आ जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। कभी मिफ्ता इस्माइल हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अब सियासत से अलहदा रहना चाहता हूँ। और दूसरी जानिब एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के दरमियान लड़ाई की जो असल वजह है वो भी सामने आ चुकी है। कुछ रोज़ कबल दानियाल अजीज़ ने ये क्लेम किया था कि मुल्क में जो मौजूदा महंगाई है उसके ज़िम्मेदार हैं एहसन इकबाल साहब, क्योंकि वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के सरबराह रह चुके हैं।
और आज राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की ना सिर्फ तस्दीक की और उसकी तरफ इशारा किया है कि दानियाल अजीज़ एहसन इकबाल पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं, बेसिकली ये टिकट का झगड़ा है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है, जो कि सबसे पहले मैं कर लेती हूँ फारूक हमीद खान साहब, आप ही से सवाल करती हूँ कि नून लीग में जो ये मौरूसी सियासत है, आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इनके लिए ही, नून लीग के लिए ही बहुत बड़ा मसला बनने वाला है? देखें जी, 21 अक्टूबर का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था, अगर आपको याद हो, तो उसमें यही अपना गठजोड़ मोहतरम शरीफ फैमिली के जो मेंबर्स हैं, बस वही एट द सेंटर स्टेज थे, बाकी तो एक दो ही हमें नजर आए थे। और अभी भी आप देखें कि जो भी उनकी कोर कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती हैं या और ये अपना मैनिफेस्टो मीटिंग वगैरह, उसमें पूरी जो फैमिली मेंबर्स है 5-6 वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो उसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इट इज द शरीफ फैमिली विच डोमिनेट्स and has full control over the PMLN। फारूक साहब, फैमिली तो डोमिनेट कर रही है, इसी फैमिली से तो मसला है नून लीग के दीगर रहनुमाओं को कि कब तक यही फैमिली मेंबर्स आते रहेंगे एक के बाद एक, बाकियों को भी तो मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। पहले आप नाम भूल के, सबसे पहले जो नाराज स्टॉलवर्ड्स थे पीएमएलएन के, जिन्होंने छोड़ा इन्हीं हालात की वजह से, वो चौधरी निसार साहब। एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। और मैं अब ये देख रहा हूँ कि दानियाल अजीज साहब जो हैं, वो चले, एक तो अच्छी बात है कि पार्टी के अंदर अगर इख्तलाफ हो तो इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। ऑल्दो हमारी मेन पॉलिटिकल पार्टी में जो डायनेस्टिक पार्टीज हैं, उनमें कोई जमहूरियत उस तरह की नजर नहीं आती है। लेकिन दानियाल अजीज साहब, बिल्कुल लगता है कि वो भी, ये जो नाराज ग्रुप है, गालिबन वो भी इसमें एडिशन होंगे। लेकिन जहां तक वो गलत है, मैं समझता हूँ कि आप एक मिनिस्टर को, हेड ऑफ द प्राइस कंट्रोल कमेटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं प्राइसेस के लिए। उसकी वजह कि पूरी टीम थी, पूरी इकोनॉमिक टीम थी पीडीएम गवर्नमेंट की, हेडेड बाय ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ज्यादा रोल जो था वो मोहतरम इसाक डार साहब का था। देखिए, जो जादू की छुरी थी वो फेल हो गई, ना वो डॉलर नीचे ला सकी, और जो आईएमएफ का और पीडीएम गवर्नमेंट के दरमियान जो हमने एक बड़े तनाव देखा, टसल देखा, कई महीने जारी रहा, एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, वो उससे बड़ी अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में क्रिएट हुई, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जिससे हालात जो है माफियत ने बड़ा फायदा उठाया और हर किस्म की कीमतें जो हैं वो चढ़ गई। आप देखें, जैसी पीडीएम गवर्नमेंट गई तो उसके बाद केटेक गवर्नमेंट जो है वो हालात बिल्कुल बदल गए, बहुत बेहतरी की तरफ आ गए हैं कि अब आपको डॉलर भी डाउन नजर आ रहा है, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड अब चला गया है, और आईएमएफ की सेकंड ट्रैश या इंस्टॉलमेंट वो भी आज अप्रूव की आईएमएफ ने, बाकी पेट्रोल डाउन हो रहा है कि बिजली और वो गैस है, वो आईएमएफ स्टेशन है, वो मजबूत है। तो मैं ये कहता हूँ कि ब्लेम पूरी इकोनॉमिक टीम को जाता है, आप एक मिनिस्टर को, एहसन इकबाल साहब को ब्लेम जो है वो नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि देखें, दानियाल अजीज साहब हैं, इनको इफ आई एम नॉट ही वाज डिस्क्वालिफाइड 5 साल के लिए, जिस तरह 3-4 ऑल के लीडर भी डिस्क्वालिफाई हुए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये पॉलिटिक्स से काफी आउट हो गए। फिर इसका पिछले साल बड़ा सीरियस हादसा भी हुआ, वेरी मरेकुलस, ये बच के अल्लाह बचा लिया। तो ये एक नॉन सेम वॉइस है इन द पीएमएलएन। तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो सेम वॉइसेस हैं, लाइक मिस्टर इस्माइल, अपना खाकान अब्बासी साहब, और ये अपना दानियाल अजीज, इनको पार्टी साथ लेके चले, दे आर गुड फेसेस ऑफ द पीएमएलएन। दूसरा, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया। देखिए, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था ख्वाजा साद रफीक साहब का, बल्कि मैं भी जब 2-3 अपने पीएमएलएन के लीडर्स को लाहौर में मिला, तो मैंने उनको हमेशा ये कहा, मैंने कहा जी, मैं आपको 20 साल से देख रहा हूँ, या आप मिनिस्टर होते हैं या आप कोई इदारा हेड कर रहे होते हैं, क्या आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, या आप फेडरल मिनिस्टर होते हैं? तो उन्होंने हंस के मेरी बात जो है वो टाल दी। ख्वाजा साद रफीक साहब को भी जब इंटरव्यू में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा कि व्हाई आई कांट गो बियॉन्ड द फेडरल मिनिस्टर। ये जो डायनेस्टिक पार्टीज होती हैं, इसमें तो फैमिली डोमिनेट। अब पीपल्स पार्टी जो है, आप देखेंगे आफसवा जो है वो भी आएंगे नेशनल असेंबली में, बिलावल भी आएंगे, जरदारी साहब भी आएंगे। आप चाहे जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हों और चाहे जितने मर्जी आप काबिल हों, लेकिन उसके बावजूद ये मौरूसी सियासत है वो ज़ाहिर है काफ़ी कमज़ोर करती है ऐसे सियासत को। सुहेल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारे ज़राए फ़िलहाल हमें अपडेट कर रहे हैं कि ये नून लीग ने सिर्फ टिकट्स ही नहीं बल्कि वजारतें भी आपस में भी फ़िलहाल बांट ली हैं कि किसके पास कौन सी वजारत होगी। ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए भी सिर्फ टाइम का वेट किया जा रहा है कि इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। कितनी सदाकत इसमें? सना, देखिए, जो नून लीग और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर तकरीबन
जो उनकी पार्टी के टॉप 7 to 10 उनके जो सीनियर लीडरशिप है उनकी वजारतें प्री डिफाइंड होती हैं। मतलब वो खुद ना भी बांटें तो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो सबकी एक्सपर्टीज एस्टेब्लिश हुई है विद इन पार्टी, उसके मुताबिक वो मूव करते हैं। उसके बाद जो 5-7 अहम वजारतें हैं, उनके बाद जो दीगर वजारतें होती हैं उस हवाले से फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चीज़ों को मनूवर किया जाता है और उसके मुताबिक वो कलमदान तफवीज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मामला हम डिस्कस कर रहे थे, दानियल अजीज साहब का मामला, वो नून लीग जो भी हिकमत अमली अडॉप्ट करती है अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन दानियल अजीज साहब ने जो अपनी एक डिमांड पूरी करने के लिए जिस किस्म की एलिगेशन लेवल की हैं वो सब्सटेंशिएट नहीं है। जैसे कि फरूक हमीद साहब ने भी बहुत तफसील के साथ बात की, लेकिन दानियल अजीज साहब को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब को उन्होंने टारगेट किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो एलिगेशंस हैं, जो उनकी स्ट्रगल है, वो पार्टी की टॉप लीडरशिप के सामने कोई वेटेज क्रिएट कर सके। मतलब लेकिन इतनी बासर नहीं है उनकी स्टेटमेंट ऐसी है, उन्होंने पब्लिक जी एग्जैक्टली पब्लिकली उन्होंने बात कर दी है और डेफिनेटली नून लीग के ऊपर एक उस वक्ती तौर के ऊपर बड़ा एक नून लीग के लीडरशिप सट पटाई भी सही कि कैसी किस अंदाज में उन्होंने ये बात की है, किस को मनाए एक के बाद एक मैनेज करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा, राना सनाउल्लाह साहब भी एक्टिव हैं, वो यकीनी तौर के ऊपर किसी हद तक उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एहसन इकबाल साहब को कोई सवाले से हर्ट कर सकेंगे या उनको किसी बैक फुट पे ले जाने में वो कामयाब हो सकेंगे। और वैसे भी जब दानियल अली साहब पार्टी में भी थे तो उनका वो स्टेचर और वो उनकी स्टैंडिंग नहीं है जो एहसन इकबाल ये पार्टी की दीगर लीडरशिप की है। उन्हें पहले भी जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप के कुछ दीगर लोग हैं वो बड़ी मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं। तो ये इस किस्म की चीजें चलती हैं। इस मौके के ऊपर टिकट की तकसीम का मामला है, फिर फ्यूचर की कुछ कमिटमेंट्स हैं जिस मौके के। लेकिन सुहेल साहब, आपको नहीं लगता कि उनकी स्टेटमेंट जो दानियल अजीज साहब की स्टेटमेंट है काफी उसका वेट है इस लिहाज से कि महंगाई के अवाम मारे पहले ही सताए, पहले ही परेशान हैं, जो अवाम के जज्बात हैं बेसिकली उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं दानियल अजीज साहब। तो ये पूरी पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो सोचेंगे कि नून लीग को इसका, फिर तो जाहिर है महंगाई का क्रेडिट तो नून लीग को जाता है ना, तो ये तो बहुत ज्यादा खड़ा नहीं हो जाएगा मामला, मसला नून लीग के लिए? नून लीग इस मसले से जिस वक्त ये मसला खड़ा होना चाहिए था उस मरले से गुजर चुके। अब उन्होंने सारा मामला जिस जगह पर डाला हुआ है उसके बाद वो इस फेज से वो अब निकल चुके हैं। हाँ, उस वक्त ये प्रॉब्लम उन्हें आ सकती है जब ये इलेक्शन का शेड्यूल सामने आएगा और उसके बाद थोड़ी सी पॉलिटिकल मोमेंटम डेवलप होता है, तो वहां पर यकीनी तौर के ऊपर जो पीडीएम का टाइम था, जो उस टाइम में अंदर महंगाई रही, ये और उसके साथ पीपल्स पार्टी आपने देखा होगा और बिलावल भुट्टो बिलखसूस मुसलसल वो नून लीग को इसी पॉइंट के ऊपर हिट कर रहे हैं। वो नून लीग के बजाय इसको महंगाई लीग कहते हैं और आने वाले दिनों में भी पीपल्स पार्टी इसी पॉइंट के ऊपर नून लीग को मुसलसल हिट करेगी ताकि पब्लिक के अंदर वो कुछ सिंपैथी हासिल कर सकें और वो जो एक वोट है जो समझते हैं कि नून लीग का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको अगर अवेलेबल है तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इसी पॉइंट के ऊपर। लेकिन दानियल अली साहब ने अगरचे बात तो एहसन इकबाल को की है, फरूक हमीद साहब ने आपको बताया कि एक प्लानिंग का मिनिस्टर वो बजाते खुद कंट्री लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर वो बड़ी फैसले नहीं कर रहा होता, कोई बड़ी पॉलिसी साजी नहीं कर रहा होता कि आप उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं। अल्टीमेटली अगर अवाम ने इस बयानी को पिक करना है, बाय करना है कि नून लीग महंगाई की जिम्मेदार है, तो फिर पूरी सियासी जमात से मुतल्लिक होगा और ये पीपल्स पार्टी पे डिपेंड करता है और कोई जमात दिखाई नहीं देती कि वो नून लीग के खिलाफ पब्लिक में जाकर एक सेंटीमेंट क्रिएट कर सके। अगर पीपल्स पार्टी इसी पॉइंट के ऊपर बिलखुसूस बिलावल भुट्टो और उनके आसपास के 4-5 लोग हैं, अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे और मुसलसल नून लीग को उन्होंने टारगेट किया इसी पॉइंट के ऊपर, तो फिर थोड़ी सी नून लीग के लिए महंगाई की जिम्मेदारी के हवाले से थोड़ी उनके लिए परेशानी यकीनी तौर पर पैदा होगी। सना, आप दानियल अजीज साहब की स्टेटमेंट को कितना अहम समझती हैं और इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं इलेक्शन से पहले इस तरह की स्टेटमेंट का सामने आना, और साथ ही साथ इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि कौन से पार्टी रहनुमा हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं नून लीग के लिए और वो इलेक्शन से पहले छोड़ सकते हैं नून लीग? सना, एक तो ये कि जो सुहेल भट्टी साहब की गुफ्तगू के मोती थे वो हमारी समातों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, सुन ही नहीं पा रही थी मैं कि वो क्या कह रहे हैं, तो ये जरा सा टेक्निकली अगर देख सके। दूसरी चीज ये है कि देखें पार्टी कौन छोड़ता है ये एक बड़ा मुश्किल सवाल होगा, लेकिन ये जरूर है कि हम नून लीग के अलमिये के ऊपर बात कर सकते हैं। मतलब ये वक्त आ गया है नून लीग के लिए कि आज उनको JYF से मुलाकात करके KP और बलूचिस्तान में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक राय करना पड़ा है। और आप ये सोच लें कि वो ये कह रहे हैं कि जो सदारती उम्मीदवार है वो भी हम म्यूचुअली लेकर आएंगे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से नून लीग अभी कितनी डामाडोल नजर आती है। ये जो हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि पता नहीं पीपल्स पार्टी
बिहाइंड द सीन उनके साथ खड़ी है, सामने कुछ है, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी जो गेम चलाना चाहती है वो यही है कि जहां मौका मिला वो वहीं वो चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वो अपनी तमाम तर पावर्स इस्तेमाल करके इख्तिदार की कुर्सी जरूर लेना चाहेंगे बिलावल साहब के लिए। वो अगले 5 साल इंतजार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है नून लीग ने, इसलिए अब वो एमक्यूएम जैसी जमात जिसको वो पूछते नहीं थे उनको भी साथ खड़ा करने को तैयार है और JUIFA को भी साथ खड़ा करने को तैयार है। जहां तक आप बात कर रही हैं कि कौन कौन सी शख्सियात छोड़ेंगी, तो मेरा अपना ख्याल यह है कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ये रेजिस्टेंस और ये तकालीफ मौजूद थी पार्टी के अंदर, लेकिन सिर्फ खामोशी थी। उनके आने के बाद जो असल बीमारी है वो सामने जाहिर हो गई है। ये जो बातें कही जा रही है लोगों की तरफ से, ये इसीलिए कही जा रही है कि या तो आप हमारी रिजर्वेशन खत्म कर दें और हम आपकी पार्टी के नाम के ऊपर इंतखाब लड़ने को तैयार हैं, या अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम कोई दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। क्योंकि नून लीग की भी इस जो पोजीशन है वो 2013 वाली भी नहीं है, 2018 वाली भी नहीं है। 2018 में तो फोर्सफुली हरवाए गए ना, लेकिन 2013 में जिस तरीके से जीते वो स्टैंडिंग भी अपनी जगह मौजूद थी। तो इस वक्त नून लीग एक कमजोर पोजीशन के ऊपर मौजूद है और उसके लिए जरूरी है कि जो उनके इंपॉर्टेंट फेसेस हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। अब आप ये देख लें कि राना सनाउल्लाह साहब अगर ये स्टेटमेंट देते हैं कि जी ये असल मसला टिकटों का है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये मसला टिकटों का है। अगर होता तो फिर शायद बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते। ये जो ओवरऑल सेंट्रल पंजाब है वहां पर नून लीग की अपनी एक पोजीशन है। फिर लाहौर के हवाले से 2 रोज से जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर आप सिनेरियो देखें तो अब बड़ा क्रिटिकली देखा जा रहा है कि कौन सा कैंडिडेट अपने बिहाफ के ऊपर वोट ले सकता है, सिर्फ नून लीग के ऊपर नहीं। इसलिए कि जो कैंडिडेट अपने बलबूते पे भी वोट लेगा नून लीग को उसकी भी जरूरत होगी। पहले ये होता था कि जो नून लीग के टिकट पर खड़ा है वो जीत जाएगा, तो आई थिंक अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। मुख्तसर सिर्फ मैं 2 पॉइंट्स में और ऐड करना चाहूंगी कि इस वक्त नून लीग के लिए अपना बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है और दूसरा उनको अपने इत्तेहादी बहुत सोच समझ के चुनने पड़ेंगे, जिससे वो किसी ना किसी तरह पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत या कम से कम एक अक्सरियती पार्टी की सूरत में अपनी शक्ल वाजे कर सकें। अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा कि वो वजारत उज़्मा की कुर्सी को पीपल्स पार्टी से बचा सके। फैसल साहब, नून लीग में जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से आपको लगता है कि इलेक्शन में इनकी कारकर्दगी भी मुतासिर हो सकती है? बिल्कुल, ये इस बारे में तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने जो कहा मोरेसी सियासत, बिल्कुल हमारे यहाँ जमहूरी पार्टियां तो हैं, लेकिन इन पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। यहाँ पर जो है वो यही है कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा, यही जो है वो सीट संभालने के अहल हैं। आपको बताऊं अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर बिलावल हाउस में जब बड़ी से बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो इसमें जब बिलावल भुट्टो आ रहे होते हैं और सीनियर सियासतदान जो है वो बैठे होते हैं तो वो उन्हें देख के खड़े हो जाते हैं और वो जो है बिलावल भुट्टो जो है बिल्कुल हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और उनकी जो है ताजीम में जो है वो तमाम तरह कसीदे भी पढ़ते हैं, बयान करते हैं। तो इस तरीके के बिल्कुल यही हमारी जमहूरियत है। यहाँ पर पार्टियों के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है। अच्छा, अब बात ये करूँ कि जो एहसन इकबाल साहब जो है वो उन पर जो इल्ज़ामात लगाए दानियाल अजीज़ साहब ने, तो सिर्फ एहसन इकबाल साहब ही इसके ज़िम्मेदार नहीं है, पूरी मुस्लिम लीग नून है, PDM हुकूमत है जिन्होंने महंगाई की। सिर्फ एहसन इकबाल साहब को ही इस वक्त टारगेट करना, इसके क्या मकासद थे, तो वो सनाउल्लाह साहब ने बताया कि वो शायद पार्टी का है। तो जब जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो इस तरह के झगड़े पार्टियों में शुरू हो जाते हैं, ये देखने में आया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या दीगर पार्टियाँ हों। तो ये इलेक्शन के झगड़े जब तक जिसको टिकट नहीं मिलेगा या जिसके रिश्तेदार और अजीज़ को टिकट नहीं मिलेगा तो वो या तो ब्लैकमेल करता है कि मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा, या फिर वो ये कहता है कि इल्ज़ामात शुरू कर देता है। इस तरीके से ये जो है वो सियासत की जाती है। तो ये वही मैं समझता हूँ हथकंडा और तरीक़ेकार है दानियाल अजीज़ साहब का कि वो प्रेशर में लाने के लिए ये तमाम बातें उन्होंने इस वक्त की और कहा, लेकिन पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने इसको संजीदा नहीं लिया है और सिर्फ उन्हें शोकास नोटिस दिया है और नोटिस देके जो है उनसे जवाब तलबी की। अब देखें वो क्या मज़ीद जवाब देते हैं, आगे तो वो वक्त ही बताएगा कि उनका क्या जवाब होता है। वो पार्टी में रहते हैं या वो जो है पार्टी से दूर चले जाते हैं। ठीक, फैसल साहब, पॉइंट आपका भी क्लियर है। मुझे अब ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक पे आने के बाद चेयरमैन नैब आम आदमी के रिलीफ के लिए कितनी अहम बात कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आज चेयरमैन नैब ने जो कहा उस पर बात करनी है। चेयरमैन नैब ये कह रहे हैं कि हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड का शिकार हैं। इसीलिए शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए एक पॉलिसी ला रहे हैं ताकि बचाया जा सके आम आदमी को उस फ्रॉड से, जो बेसिकली ये हाउसिंग स्कीम्स फ्रॉड सामने रखती हैं आम इंसान के, आम आदमी के, कि आप यहाँ प्लॉट ले लें, इतनी किस्तों पर ले लें, और उसके बाद वो फ्रॉड होता है और पैसे सिर्फ ज़ाया हो जाते हैं। और ये खून पसीने के जो पैसे हैं उसके बाद कोई क्लेम नहीं कर सकते ये आम आदमी। क्या करें, कहाँ से मिलेंगे ये पैसे, इस पर बात होगी। लेकिन नैब अगर इस तरह की कोई पॉलिसी लेकर आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन सना, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या नैब ये कर भी पाएगा? कोई इस तरह की पॉलिसी आ सकेगी? आपको यकीन है नैब पे? देखिए, आपने अपनी बात में आधा जवाब खुद ही दे दिया कि पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए कि जो उनको करने के लिए कहा गया है वो तो वो पहले कर ले। वो करते नहीं है और उसके अलावा उन्हें बाकी सारे काम करने होते हैं। खैर, जहां तक पॉलिसी की आपने बात की है, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि कम से कम जो नए चेयरमैन नैब हैं उन्होंने एक बात अच्छी कही, और उन्होंने कहा कि हाँ, वाकई के जो नैब केसेस हैं वो सुस्त रवि का शिकार है। इससे पहले के जितने भी नैब चेयरमैन रहे वो कहते थे कि 100 मील फी घंटे की रफ्तार से हमारी प्रोग्रेस है और कोई हमें कॉम्पीट नहीं कर सकता, और वो फाइलों पे फाइलें और इन्वेस्टिगेशंस पे इन्वेस्टिगेशंस और डेटा इकट्ठा होता था। लेकिन जब अगली हुकूमत आती थी तो उसके बाद क्या हम देखते थे कि वो तमाम के तमाम केसेस विदड्रॉ कर लिए जाते थे अकॉर्डिंग टू टेकिंग द प्रेशर। लेकिन कम से कम इस वक्त के जो चेयरमैन नैब हैं, जहां से भी जिस इदारे से उनको लिया गया, उन्होंने इतना ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टी के साथ डील किया कि उन्होंने कहा कि वाकई इन केसेस में हम स्लो हैं। वो जहां से जिस इंस्टीट्यूशन से ट्रेन होकर आए हैं वो यकीनन ये चाहेंगे कि कुछ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन मेरी उनसे इल्तिजा ये है, मेरी उनसे इल्तमास ये है कि जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद है नैब का, या तो आप उस स्ट्रक्चर को कोलैप्स करें और आप रीस्ट्रक्चरिंग करें नैब की, क्योंकि ये इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है इंस्टीट्यूशन कि इसके ऊपर किसी का भी ट्रस्ट लेवल मौजूद नहीं है। अगर एक गिरी हुई इमारत को ही आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी सही नहीं हो सकेगी। अगर आपको इतना एफर्ट और इतनी पावर्स दी गई है, आप इसको रीस्ट्रक्चर करें और उसके बाद आप इसको फंक्शनलाइज करें। नो डाउट अगर वो केपेबल हैं तभी उनको ये ओहदा दिया गया है। इससे पहले माजी के जो तजुर्बे हम करते रहे वो सिर्फ यस सर नो सर वाले लोग थे। लेकिन अगर इस मर्तबा कुछ काम करने की लेवरेज दी गई है तो उस काम में, डिलीवरेंस में उनको वो स्पेस मिलनी चाहिए। और नैब के ऊपर जो एक टैग लगा हुआ है कि नैब सिर्फ इस्तेमाल होती है बाजू मरोड़ने के लिए, मेरा ख्याल है कि उस टैग को उतारने के लिए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए बिल्कुल शख्सियत हो सकते हैं। लेकिन इनको एक तो पावर्स मिलनी चाहिए, इनको इनरिच करना चाहिए, और साथ इनको टीम ऐसी देनी चाहिए जो जो चीज लेकर आए, जो इन्वेस्टिगेशन को जिस एंड पर लेके जाए, कम से कम वो उसको फुलफिल कर सके। मैं सिर्फ मियां साहब के केस का हवाला दूंगी कि जिस तरीके से बैकफुट के ऊपर नैब एक एक करके जा रही है उनके केसेस में, एक के बाद एक रिलीफ, इसी पर बात कर लेते हैं। सना, पॉइंट आपका क्लियर है, टाइम एक्चुअली शॉर्ट है। फारूक साहब, सवाल आपके सामने मैं ये रख लेती हूँ। हम देख रहे हैं कि नैब किस तरह से रिलीफ दे रही है नून लीग के एक के बाद एक रहनुमाओं को, और जो इस टाइम केसेस बन रहे हैं नैब की जानिब से वो नून लीग मुखालिफ जो लोग हैं या सियासी जमातें उनकी जानिब से उनके खिलाफ ये केसेस बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरह की स्टेटमेंट चेयरमैन नैब की इस टाइम पर कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहले क्विकली मैं ये कह दूं कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता कि अगर नैब इन्वॉल्व हो किसी तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन एक बात बड़ी चीज है और मैं हल्फन आपके सामने कहता हूं क्योंकि मैंने भी इस इदारे में सर्व किया, द डायरेक्टर पंजाब। देखें, ये बड़ा अवाम फ्रेंडली इदारा है इन द सेंस इसका बेसिक कानून 99 ऑनवर्ड, वो जितने पब्लिक फ्रॉड होते हैं, चाहे हाउसिंग स्कीम्स हो, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, डबल चाह हो, ट्रिपल चाह हो, हाउसिंग स्कीम हो, जो मुतासरीन हैं और अरबों के घपले हुए हैं जिसपे लोगों को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, नैब ने उन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। टाइम लगा है, लेकिन ठीक है, ये जो करप्ट अशराफी के केसेस हैं ये मंतकी अंजाम तक उस तरह नहीं पहुंचे। लेकिन आप देखें, डबल चाह तकरीबन 8-9 अरब रुपया रिकवर हुआ, लोग गए जेल में, लोग मुतासरीन को वापस हुआ। ईडन हाउसिंग का भी कितने बिलियन रुपीस की फी बारगेन हुई, और उसके अलावा ये कोऑपरेटिव बदनाम जमाना 13 अरब रुपया, मुझे याद है कितने हम फंक्शन कराते थे लोगों को, बल्कि उनके पैसों के ऊपर हमको इंटरेस्ट मार्कअप भी देते थे, जो लोगों के पैसे उसमें कई साल फंसे रहे। मेरा कहने का मतलब यह है कि नैब अशराफी कहती है ना कि जनाब नैब को बंद करें, इनका सिर्फ मकसद ये होता है कि ये इदारा जो है ये गायब किसी तरह खत्म हो जाए ताकि जो इनकी कामयाबियां हैं वो भी ना रहें। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है ये
फ्रॉडुलेंट स्कीम की, हाउसिंग स्कीम की, नैब की नहीं अगर पॉलिसी ला रहे हैं तो आई एम श्योर हालात और बेहतरी की तरफ जाएंगे। बेहतरी की तरफ तो जाएंगे, लेकिन इसके पीछे एजेंडा क्या है सोहेल साहब? क्योंकि हम बहुत ज्यादा मुतनाज़ा देखते आए हैं जो कारकर्दगी है नैब की, उस हवाले से भी हमने बारहा जिक्र भी किया है, लेकिन ऐसे टाइम पर इस तरह किन मुखालिफिन के खिलाफ आखिर केसेस बनाने की जरूरत पेश आ रही है, जो इस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है चेयरमैन नैब की जानिब से? सोहेल साहब तो ना देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में नैब का जो इस्तेमाल है वो पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए किया गया, सियासी इंजीनियरिंग के लिए किया गया, जिसकी वजह से नैब की साख बुरी तरह से मुतासर है। लेकिन हमें इस बात को रद्द नहीं करना चाहिए कि अगर इस वक्त भी अगर कोई राइट डायरेक्शन के अंदर कोई नैब स्टेप लेता है तो उसको मेरे ख्याल में रिकोगनाइज करना चाहिए। देखिए, नैब के दो बुनियादी रोल है। एक जानिब जहाँ पे वो पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस उनके इनिशिएट करते हैं, वाइट कलर के वाइट कलर क्राइम्स हैं, उनके दस्तावेजी सबूत हासिल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन उसके साथ साथ भी मुख्तलिफ शोबों के अंदर आवाम के साथ फ्रॉड भी हो रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी हो रहा होता है। वहां पर भी नैब के कानून की वहां पर उसकी जुरिडिक्शन बनती है। और आज ही नैब रावलपिंडी ने, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, नैब रावलपिंडी ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा एक हाउसिंग सोसाइटी का फ्रॉड पकड़ा और 60 करोड़ रुपए की रकम आवाम से जो वसूल की गई थी वो रिकवर करने के बाद आवाम को वापस की गई है। ये नैब की गुज़श्ता 23-24 साल तारीख के अंदर सबसे बड़ा केस है। तो इस टाइप के केस भी होनी चाहिए। डिप्टी चेयरमैन नैब सोहेल नासिर इस इवेंट पर मौजूद थे और डीजी नैब रावलपिंडी भी थे, और उन्होंने इस बात का अज़्म का इजहार किया कि जो आवाम से लूटी कोई रकम है उसको वापस कराना हमारा वलीन फरीजा और इसको हम जारी रखेंगे। मेरे ख्याल में अप्रिशिएटेबल है। उसके साथ साथ देखिए, FATF के अंदर जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था उस वक्त जो एक पूरी वर्किंग हुई, जो रिपोर्ट्स आई, उसके अंदर जो नैब की कार्रवाइयां थी उनको रिकॉग्नाइज किया गया और हमें ग्रे लिस्ट से निकलने में हेल्प मिली। एक अच्छा पार्ट है। एक जिसका पार्ट है नैब का जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर आता है, जहां पर आप केसेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाते और हुकूमत वक्त की वजह से माजी के अंदर आप गलत केसेस बनाते रहे, उससे यकीनी तौर के ऊपर नैब की साख मुतासिर हुई। लेकिन उसके साथ साथ नैब ने बहुत से केसेस के अंदर डिलीवर किया है। अनफॉर्चुनेटली वो दीगर केसेस की वजह से उसकी वो कारकर्दगी दब जाती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नैब के कानून के अंदर अगरचे तरमीम हो चुकी, नैब का स्कोप भी तब्दील हो चुका, लेकिन हमारी सोसाइटी में बिलखुसूस रियल एस्टेट की बात कर लें, हाउसिंग सोसाइटीज में 98% हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो डिफरेंट तरीकों से फ्रॉड में मुलव्विस है। जी तो वो एटलीस्ट अगर नैब आवाम को उनके चुंगल से बचाने में कामयाब होता है, तो जो नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसमें खरीदार और फरोख्तकार रेगुलेटर का रोल होगा। नैब चोरों के खिलाफ बेसिकली क्रैक डाउन करने जा रही है, चोरों को पकड़ने की बात की जा रही है नैब की जानिब से। सियासतदानों की तरफ कब इशारा आएगा नैब का, और कुछ करके भी दिखाएगी ये नैब? देखिए, सियासतदानों की बात करें तो उनका माजी का रिकॉर्ड है नैब का, उनकी कारकर्दगी का, किस तरह से नवाज शरीफ साहब पर केसेस बने थे, नैब नहीं बनाए थे, और फिर वो किस तरह से वापस लिए जा रहे हैं और पीछे हटा जा रहा है। तो ये तो बात एक अलग ही हो गई कि सियासतदानों को लिए जो है वो नैब का इस्तेमाल होता है उनके बाजू मरोड़ने के लिए। सियासतदानों को ब्लैकमेल किस तरह से करना है ये पता है नैब को, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो इकदाम किया जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी का बारे में जो किया जा रहा है कि ये पॉलिसी लाएंगे, ये एक अच्छा इकदाम है। हमें अच्छी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सिंध में खुसूसन मैं बात बताऊँ आपको कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ चल रही हैं और मेरे जो तफ्तीश है, तहकीकात है, उसके मुताबिक ये इतना लोगों को लूट रहे हैं ये मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी वाले। मतलब इनके पास अगर 4000 गज 4000 एकड़ जो है वो जमीन है, तो ये 10-10, 12-12 हज़ार एकड़ बेच रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जो बाद में लोग हैं वो फंसेंगे। अब एक इंसान अपना घर बनाता है जो पेट काट के जो है वो जमा करता है, वो बिल्कुल इस तरह से अगर ऐसी कोई पॉलिसी बन जाती है और सामने आती है और नैब ये लाता है तो एक ये ठीक है। फैसल साहब आपका पॉइंट क्लियर है और आवाम के लिए भी हमारा मैसेज है इस प्लेटफॉर्म से कि वो बिल्कुल इस तरह कहीं इन्वेस्ट ना करें कि हाउसिंग सोसाइटी को देखें तो वहां इन्वेस्ट करने के लिए ना चल पड़े जब तक उसकी मुकम्मल तौर पर छानबीन ना कर लें। फैसल शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, सोहेल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, फारूक हमीद खान साहब, सना मिर्जा साहिबा, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।